प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज तिगड़ी जमी है। आज हमारे साथ हैं अवनीश पेन शर्मा जी, जिनको आप अक्सर देखते रहते हैं। इनके विषयों को आप पसंद करते हैं, इनकी बातों को आप जरूर मतलब चाहते हैं दर्शकों के। अवनीश सर, पर आज इनकी राय हम जानेंगे। अक्सर ये दूसरों से उनकी राय जाना करते हैं। पुष्कर दा, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गंभीर विषयों पर धन्यवाद। और पॉलिटिक्स पर आपकी नजर अलग रहती है, तो उसको भी हम चाहेंगे कि दर्शक दर्शक समृद्ध हों। तो स्ट्रेट टू द टॉपिक। कल सत्य हिंदी पर, और ये बात बहुत पहले से भी हो रही थी, नहीं, अजीत अंजुम के साथ में योगेंद्र यादव बैठ के बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भाजपा को हमें हराना नहीं है, हमें बस ये है कि वो 272 से नीचे कैसे आ सकती है। तो ये विपक्ष, और वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, किसान आंदोलन में भी घूम रहे थे, जब भारत जोड़ो यात्रा में भी घूम रहे थे, आम आदमी पार्टी के भी सदस्य रहे, और उन्हीं के लिए शायद कभी एक शब्द इस्तेमाल किया गया, आंदोलन जीवी। वो न्याय यात्रा से बहुत ज्यादा लहालोट हैं कि ओह, हमको अब 3 महीने का काम मिल गया, वरना हम घर पे बैठे हुए थे, अब निकलेंगे सड़क पे। ठीक है अवनी सर, ये स्ट्रेटेजी उचित है विपक्ष की कि मेजोरिटी से नीचे ले आओ, बस बाकी देख लेंगे? जी संदीप जी, सबसे पहले तो आज मुझे वक्ता बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जहां से आपने शुरू किया, असत्य नाम के सत्य से आपने शुरू किया, योगेंद्र यादव तक गए। तो देखिए साहब, हम भी नहीं चाहेंगे कि हम सत्य हिंदी और योगेंद्र यादव को एड्रेस करें जब हम कोई बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल, आपने उनसे शुरुआत की। अब आते हैं विपक्ष क्या चाहता है। सर, ये कौन जानना चाहता है? यह देश और इस देश का लोकतांत्रिक मतदाता 2014 से लगातार किस ओर जा रहा है, क्या वो जानना चाहता है, किसके बारे में कितना जानना चाहता है, ये उसके मताधिकार के प्रयोग से जाहिर है। लेकिन आपने सही कहा, चुनाव तो चुनाव है। चुनाव में अगर कोई सामने प्रतिद्वंदी पर्चा भरता है तो उसके पर्चे को स्वीकार किया जाता है, और अगर उसके पर्चे को स्वीकार कर लिया गया, या जब तक चुनाव इस फॉर्मेट में हो रहा है, या जब तक भी सही इस देश में चुनाव हो रहा है, तो फिर राजनीतिक विश्लेषण भी इसका होगा और होना चाहिए। देखिए, विपक्ष क्या चाह रहा है, ये वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा, और मैं कम से कम एक नागरिक के तौर पर इस देश के विपक्ष के साथ नहीं, और मैं नहीं, मुझे गर्व है कि मेरे साथ करोड़ों करोड़ों भारतीय मतदाता इस देश के विपक्ष के साथ नहीं खड़े हैं कि वो क्या चाहता है। लेकिन आपने कहा 270 से नीचे, मैं तो कहता हूं वो 70 सीट चाहेगा। अगर अच्छा विपक्ष है किसी भी प्रक्रिया में, एक मजबूत विपक्ष है, बढ़िया विपक्ष है, समर्थ विपक्ष है, तो 70 क्या 7 सीट चाहेगा ना। अब ये बात ये बताता है कि अगर आपने ये कोट किया कि वो चाहते हैं कि 270-72 बीजेपी चली आए तब हमको मजा आएगा, उसी योगेंद्र यादव ने संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूं तो किसी ने क्लिपिंग भेजी थी, चलिए, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तो फिर भी उनकी बन जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन फिर भी वो 70-72 क्यों चाहते हैं? वो चाहते हैं कि थोड़े से हिले हुए मोदी। तो एक चीज बताएं आपको, भागते भूत की लंगोटी ही सही। आप 2014 से 5 साल के लिए इतने समर्थ और मजबूत नेतृत्व को झेल चुके हैं। 2019 के बाद आप अब तक झेल रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि 2024 हम झेलेंगे। तो बस जिसकी दोनों आंख जाने वाली हो, वो चाहता है कि एक मोतियाबिंद भरी आंख एक रहे, दूसरी भली चली जाए, यानी कि हम काना हो जाएं। दो आंख नहीं चाहता। तो विपक्ष की ये अपने आप में उसके तरफ से गिरोहबाजी करने वाले इन पाखंडी शुद्धतावादी जो भी एजेंडाबाज हैं, जिसको कि बड़े आराम से सुपारी जर्नलिस्ट भी कहा जा सकता है, सुपारी चिंतक भी कहा जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने उनको धरनाजीवी, आंदोलनजीवी ये सब कह ही दिया है। तो ये सीधे सीधे तौर पर उस खेमे द्वारा अपनी हार की स्वीकारोक्ति है। अब क्या चाहते हैं आप कि विपक्ष में बैठे हुए उनके विमर्शकर्ता सीधे सीधे ये कह दें कि भगो यहां से, तुमको फिर तीसरी बार हार रहे हो। तो ये दिक्कतपूर्ण काम है। अब बिखराव ये किस ये जो हार का स्वीकारोक्ति है, ये किस जमीन पर आ रही है, ये भी देखिए ना। लगातार रोज डेवलपमेंट हो रहे हैं। इंडी अलायंस के अंदर जिस तरीके से झगड़े लगातार चल रहे हैं, इंडी अलायंस की पहली बैठक से ही अब तक, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्या स्थिति है राजनीतिक रूप से। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, भाई कोई ऐसा दिन नहीं है
जब इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच कोई न कोई हैपनिंग नहीं हो रही है और नेगेटिव हैपनिंग हो रही है, चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए, चाहे मायावती के आने और जाने को ले लीजिए, ये स्टालिन को ले लीजिए, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की, और आज तो खैर नीतीश कुमार के यहाँ मुझे एक बात मैं कह के अपनी बात को विराम दूंगा फिलहाल। संदीप जी, एक बात कही जाती है ना, एक कहावत है कि लोग शीशों के घरों में रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग जो है कंक्रीट की दीवारों में कैद होते हैं। मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार जैसे भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष अपनी कैटेगरी में, वो दरवाजों के घर में रहते हैं। न जाने कितने दरवाजे खुले हैं। और जरा दैवीय संयोग देखिए कि इससे पहले गठबंधन की सरकार जब थी नीतीश कुमार की बिहार में, उन्होंने जैसे ही खुद को अध्यक्ष घोषित किया, उसके बहुत जल्दी ही वहां गठबंधन भी बदल गया, सरकार भी बदल गई। ललन सिंह वही व्यक्ति हैं जो लगातार गृह मंत्री को प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहे, अभद्र टिप्पणियां करते रहे। संभवतः उनकी विदाई किस कारणों से हुई है मैं नहीं कहता। मैं ये बहुत अर्ली होगा ये कहना कि नीतीश कुमार जाते हैं, कहाँ हैं? जब नीतीश कुमार इस अदा के व्यक्ति हैं कि वो राइट का इंडिकेटर जलाते हैं, मुड़ लेफ्ट जाते हैं, और लेफ्ट का इंडिकेटर जलाते हुए वो राइट को मुड़ जाते हैं। ये उनके खुद बगल वालों को नहीं पता होगा। मुझे तो लगता है कि गाड़ी चलाने वाले उनके ड्राइवर को नहीं पता होता होगा कि साहब अगली तरफ दाएं मुड़ेंगे कि बाएं मुड़ेंगे। इसलिए बहुत अर्ली है। लेकिन इस देश का विपक्ष दरअसल नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी एनडीए से 2024 नहीं लड़ने जा रहा है। ने इस देश के विपक्ष की लड़ाई उनकी आंतरिक लड़ाई है, जहां वो अपने अस्तित्व, अपने दिखने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव विपक्ष आपस में लड़ रहा है। जी। जी सर, आपने ये जो बात कही कि ऑलमोस्ट स्वीकारोक्ति है कि हम हार रहे हैं, और इसीलिए जैसे होता है ना कि एक होता है कि गरम चावल जो है साइड से खाने वाली बात, तो ये कि पहले ठीक है थोड़ा सा खाएं कि 303 से 270 के नीचे लेके आए। नीतीश का भी कुछ कुछ जब वो भाजपा से निकले थे तब शायद कुछ कुछ ऐसा ही उन्होंने खुलेआम बोला था मीडिया में भी कि भाई बिहार में 40 सीट है, ये कहीं सब कुछ भी जीत जाएंगे, तो अगर यहाँ पे भाजपा को हम 10 ही सीट पे समेट देंगे हम और राजद मिलके, तो ये तो यूपी जीत लें कुछ भी जीत लें, ये मेजोरिटी नहीं पा पाएंगे। और सब तभी से ये बात, और इसी दम पे शायद नीतीश बाहर निकले थे, शायद ये स्ट्रेटेजी तभी थी। और चूंकि आपने नीतीश जी के गाड़ी चलाने की बात की, तो मैंने एक फिल्म में देखा था कि जो ड्राइवर है वो बैक गियर, वो पीछे की ओर देख रहा है कि वो पीछे जा रहा है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। तो शायद नीतीश जी वैसा भी करते हैं। ललन सिंह ऑफ कोर्स जो भी बोलते हैं नीतीश की शह पे ही बोलते हैं। नीतीश बस अपने हाथ गंदे नहीं करते, या जो भी करते हैं। पुष्कर दा, आपके पास आता हूँ। इनको क्या डर है विपक्ष को कि भाजपा या मोदी जी का बहुमत इनको नहीं चाहिए? इनको मोदी के बहुमत से डर क्यों है? क्या आशंकाएं हैं कि 2024 के बाद क्या होने जा रहा है? अभी तो भाजपा का मैनिफेस्टो भी नहीं आया है। तो ये कौन सी शंकाएं पाल के बैठे हैं जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि एक मजबूत मोदी बहुत घातक साबित होगा इनके लिए? और ये इनका डर इनके चेहरे पे, इनकी बातों में और इनकी भाव भंगिमाओं में, सब में दिख रहा है। ऐसा है जी, विपक्ष जो है अपने मानसिक विचित्रता के बिल्कुल आखिरी पायदान पे है। विपक्ष का अर्थ ये होता है कि जो सत्ता पक्ष में है वो उसके विरुद्ध जो है जनता को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे एक चाहे विमर्श दे या शासन पद्धति दे या भविष्य की संभावनाओं पे बात करे। दुर्भाग्यपूर्ण जो है आज 2023-24 के भारत में विपक्ष जो है पूरी तरह से अपने आप ही साफ हो चुका है। अभी जो पहले बात कर रहे थे आप, अभी अवनीश ने जो बात की विपक्ष को लेकर, विपक्ष जो है बीजेपी से नहीं लड़ रहा, न एनडीए से लड़ रहा। ये जितने ये अर्धविक्षिप्त दार्शनिक बुद्धिजीवी आंदोलनजीवी जो भी लोग हैं, ये जो भी बात कह रहे हैं, ये जो है अपनी रोटी का जुगाड़ की बात कर रहे हैं। यदि ये भी बात नहीं कहेंगे तो उनको जो कुछ भी आ रहा है वो भी नहीं आए। ये लोग जो है मुख्यतः
अपनी अपनी धरातल की लड़ाई लड़ रहे हैं आपस से, क्योंकि हो ये गया है कि बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा और तंत्र को जिस तरह उन्होंने व्यवस्थित किया या जिस तरह अपने संकल्पों को पूरा किया, वो करके जो है कम से कम केंद्र के उस पे पृष्ठभूमि में एक उसने सेट अपना जो है समर्थक खड़ा कर दिया। उधर विपक्ष जो है उसकी मुसीबत यह है कि सो कॉल्ड तथाकथित ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस है, जो कि जहां सबसे ज्यादा सीट है उत्तर भारत में, उसमें पूरी तरीके से संगठन के रूप में ही समाप्त हो चुकी। वो इस दायरे पे है कि हमको जो है मुसलमान वोट जिस तरीके से उनको दिखता है, जिससे और लोगों को भी दिखा है कि चुनावों में जो है मुस्लिम ने जो है करीब 2 दशकों बाद जो कांग्रेस को चुना है। उन्होंने इसको चुना कि वो नेशनल पार्टी, इसलिए क्षेत्रीय पार्टी जो है प्रादेशिक स्तर पर कर पाएंगे कर नहीं पाएंगे, लेकिन मोदी या बीजेपी को केंद्र पे चुनौती देने में समर्थ नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के पास मुसलमान वोट आ रहा है, इन बल्क आ रहा है, जितनी और उनके इंडिया के गठबंधन वाली पार्टियां, वो भी सब जो जीतती है, जो उनका वजूद है, उनका वजूद का एक प्रमुख हिस्सा जो है मुस्लिम वोट है। तो मुसीबत ये हो गई कि गठबंधन में ऐसा सबको डर हो गया है कि यदि जब चुनाव होंगे और मान लीजिए केंद्र के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट ने जो है जहां जहां कांग्रेस थोड़ी वहां गया, तो एक बार पुराना घर देख लिया, तो ऐसा ना हो जब आगे का समय विधानसभा का है तो वो जो है परमानेंट जो है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस बन जाए। जी। दूसरा विपक्ष के साथ कांग्रेस को जो है जहां मुसलमान के इन ब्लॉक वोट पे भरोसा है, वहीं पे हरामखोर और ये जो दुर्भाग्यशाली हिंदू, उस पर भी उनको पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने इतिहास देख रखा है 2-2.5 से जो है कि हम हिंदू जो है कभी एक नहीं हुआ है। यदि सही कहा जाए तो सब मैक्सिमम पिछले 1500 साल की इतिहास में जितना इस वक्त हिंदू का परसेंटेज वाइज जुड़ा है एक शासन तंत्र के पीछे, एक शासक के पीछे, उतना मुझे नहीं ध्यान है कि किसी खड़ा हुआ है। जी। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई इसकी नहीं है कि मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे, बीजेपी दोबारा कितनी आएगी, सब मालूम। उनका डर सिर्फ ये है कि क्योंकि एज ए एनोमली, अपवाद स्वरूप एक पहली बार एक ऐसा शासक आया या एक ऐसे दल ने शासन किया दिल्ली पे, पूरे लगभग 10 साल होने को है, 9 तो हो चुका है, कि जिसने जो जो घोषणाएं की कितने ही विचित्र रही, कितनी ही कठिन लग रही हो, कितना असंभव लग रहा, वो उसको पूरी तरीके से सफलतापूर्वक संपादित करने में सफल है। ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड किसी के पास नहीं। ऐसी स्थिति में उनकी दिक्कत यह है, एक मिनट, कि अब तक के संकल्प जितने उनके थे वो तो पूरे हो गए। अब ये जो है 2024 में कौन सा संकल्प ले आएंगे जिसपे ये श्योर कि ये जो लेकर आएंगे ये पूरा करेंगे, उससे उनको सिर्फ तो ये खतरा लग रहा है कि जिस लोकतंत्र के वो आदी रहे, जिस लोकतांत्रिक पद्धति में वो आदी रहे, जहां से उनको जो है उनको कह सकते हैं कि जहां से उनकी जड़ें भारत में जनता बीच में जुड़ती हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस गमले में गोभी उग रही थी 2024 में, जैसा मैं बोलता हूं कि 2/3 आई, कोई पेट्रोलॉजिस्ट हो किसी तरह बात करता रहो,
उसके अलावा कितनी आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन संविधान को बदलने वाली जनसंख्या वो संख्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आएगी ही आएगी, और ये उन सबको मालूम। इसलिए जो है उनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि गमले से गोभी इस बार निकल जाए और गमले में कोई दूसरी चीज लग जाए, या गमले की मट्टी ही बदल जाए, जिसकी पूरी तरह संभावना है। तो उनको तो अपना भविष्य दिख रहा है कि हम 24 के बाद जिस वो अपने बदलाव लाते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो अब तक वो रहे, जिस 7 दशकों में जिस तरह पले फूले सरवाइव किए, उनको अपने उस कंडीशनिंग में सफल होते हुए अपने आप को देखना बड़ा मुश्किल लग रहा है। उनका डर सिर्फ ये। जी, तो बड़ी बात आपने कह दी कि वो कह तो रहे हैं 273 से नीचे का, पर उनको पता है कि 375 प्लस जाने की प्रक्रिया में भाजपा लगी हुई है, और वो जब संवैधानिक ताकत आएगी तो उससे क्या क्या होगा, क्योंकि जब राज्यसभा में बहुमत नहीं था तब 370 हटा दिया, जुडिशरी जब पक्ष में नहीं थी तब राम मंदिर का फैसला ले लिया, और ऑफ कोर्स राम मंदिर बन भी गया, और बिना इन कारणों के भी नोटबंदी भी कर दी थी, जीएसटी भी लगा दिया था, बहुत कुछ ऐसा किया जो आपके मैनिफेस्टो में नहीं भी था। बाकी डेवलपमेंट मोड तो मतलब धुआंधार चल रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उस पर तो अवनीश सर बाकी लोग से बात होती है। तो अवनीश सर, जब इतना उन लोग को, विपक्ष को पता है, और यही प्रशांत भूषण अभी कल जो है इनका और योगेंद्र यादव का एक नूपुर जी ने वो भी किया कि दिल्ली दंगों की शुरुआत जो है इनके घर से हुई थी, प्रशांत भूषण ये लोगों ने बैठ के ये पूरा किया, ऑफ इंडिया पे स्टोरी लाए हैं वो लोग। तो ये तो कहने का मतलब है कि ये तो फिर सिर्फ अगर ये जानते हैं कि इतना भीषण सुनामी आने वाली इनके घर में, और ये विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ मैं, योया की अब मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक रूप से जमीन पर हैं, इन लोग का जिन लोग जो नाम मैंने लिए राजनीतिक रूप से इररिलेवेंट लोग हैं, डजंट मैटर। तो जैसे नीतीश हो गए, लालू हो गए, तेजस्वी हो गए, या अखिलेश हो गए, मायावती जी हो गई, अन्य कांग्रेस भी अब बस अपने अपने स्टेट की क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई है, कहीं कमलनाथ के हाथ में है, कहीं बघेल के हाथ में है, कहीं गहलोत के हाथ में, सेंटर से कोई कनेक्ट है नहीं उसका। तो कहने का मतलब ये सर कि सर ये तो फिर लोग अपना अपना घर बचाने की कवायद में लगे हैं। तो जब अपना घर बचाने की कवायद में लगे हैं तो ये अलायंस किस बात का है? ये मतलब, और अलायंस में जो टूट है केजरीवाल है, ये साफ साफ दिखती है। तो क्या ये लोग जान गए हैं कि हारने वाले हैं, इसलिए जितना बच रहा है बस उतना बचा लो? नहीं सर, पहले हिस्से की अपनी बातचीत में मैंने यही तो कहा था। हम्म, मैंने जब ये कहा था कि विपक्ष केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इंडिया अलायंस आपस में लड़ रहा है, मोदी या भाजपा या एनडीए के सामने नहीं लड़ रहा है, तो मेरे कहने का यही मतलब। जी जी, यहाँ पे जरा सा एक चीज मैं एक नए तरीके से सामने रखूंगा। 2024 के चुनाव में घोषणा पत्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति की एकमात्र अकेली पार्टी है जिसने राम की राजनीति की है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द, राम पर राजनीति और राम की राजनीति, इन दोनों में बड़े फर्क हैं। विपक्ष आरोप लगाता है, मोदी पर आरोप लगाता है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता है कि ये लोग राम पर राजनीति करते हैं। नहीं, राम की राजनीति बीजेपी करती है। अकेली वो पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में साल दर साल ये लिख के, चुनाव दर चुनाव ये लिख के दिया है कि अगर हम सरकार में आए, सत्ता में आए, तो अयोध्या में श्री राम लला विराजमान के मंदिर के स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कितने चुनाव हारे हैं? कभी परवाह किया भारतीय जनता पार्टी ने कि अपने घोषणा पत्र में प्रभु श्री राम को स्थान नहीं दिया? राम की राजनीति इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी करती है और कर रही है। तो एक एजेंडा उसका सामने है। दूसरा, अगर ये कहा जाए कि जब 2024 में 375 की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, उसके बाद इनकी खलबलाहट हो रही है क्योंकि ये जान रहे हैं कि क्या क्या बदलाव हो जाएगा, तो जरा सा विनम्रता के साथ मैं ये कहूंगा कि इसी बात का तो आरोप लगाते हैं विपक्ष, इसी बात का तो आरोप लगाता है विपक्ष कि मोदी जो है वो तानाशाह हैं, निरंकुश शासक हैं। ऐसे में अगर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर, एनडीए ने कहीं पर कोई ऑफिशियल स्टैंड लिया है कि हम आएंगे तो अगली बार सरकार में ये
नहीं, ये आरोप है और ये विपक्ष का आरोप है, जिसको अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये एक दूसरी बात हो गई। लेकिन अब यहीं पर इस बात की मैं बात कर दूं कि अगर राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है और तीसरे टर्म में मजबूती से सरकार आते हुए दिख रही है, तो ये निश्चित रूप से उस समर्थक वर्ग की ये अपेक्षा होगी कि और भी बड़े बदलाव हों, निश्चित रूप से। ये दोनों चीजें आपकी एक साथ चल रही हैं, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ ये विपक्ष का आरोप है जिसको हम कैरी ऑन करें, अगर इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन मैं ही ये कह रहा हूं कि अगर तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व अगर वापसी से मजबूती से सत्ता में आ रहा है, और ये साफ दिख रहा है, सिर्फ हमें ही नहीं दिख रहा है, भाजपा को नहीं दिख रहा है, उसके समर्थकों को नहीं दिख रहा है, बल्कि विपक्ष को भी दिख रहा है कि अब वो 272 की बात करने लगे हैं कि मोदी आएंगे लेकिन थोड़े कमजोर आएंगे। तो सर ये आपके आपके समर्थक वर्ग आपके की इसी अपेक्षा है। नहीं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आप ही से एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ जो आप ही के वक्तव्य से निकल के आ रहा है कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो मुस्लिम वोट बैंक रही है, और विपक्ष का जो आरोप रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2024 का ये जो, अगर हम इन दोनों बातों को देखें, एक आरोप कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और विपक्ष की अपनी ताकत, विपक्ष ने सदैव मुस्लिम की राजनीति की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये भी भय है क्या बहुत बड़ा कि इस वोट बैंक की ताकत छीन ली जाएगी 24 से 29 के बीच में? ये आपसे ही सवाल है अवनीश सर। ये भय फिर मैं कहूंगा कि उनके एजेंडे को आप कैरी करेंगे अगर ये कहेंगे। क्या एनडीए, क्या भारतीय जनता पार्टी के दर्शन में कभी भी मैंने घोषणा पत्र की बात की थी, 370 उसमें शुरू से था, राम मंदिर उसमें शुरू से था। क्या हिंदू राष्ट्र भारत को बनाएंगे ये एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के किसी घोषणा पत्र में है? इतिहास देख के बताइए, नहीं है ना। तो अगर नहीं है, यानी कि औपचारिक जो स्टैंड होगा भाजपा का और एनडीए का, उसी को तो हम मानेंगे पब्लिक डोमेन में। तो अगर भाजपा और एनडीए का ये एजेंडा नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर मार्केट में, बाजार में कोई हिंदू राष्ट्र जैसा बनाने का कोई माल अगर किसी पैकेजिंग में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये तो फिर विपक्ष का आरोप हो गया और उनके एजेंडे को उठा के आप समेट रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें जनता की अपेक्षा होती है, पब्लिक डिमांड, जनता की बेहद मांग पर। तो उस जैसी स्थितियां, और जैसा कि पुष्कर दादा ने जब ये बात अपनी कही थी कि चूंकि इनको भय है कि कहीं गमले की गोभी न बदल जाए, गोभी का पौधा न बदल जाए, पूरा गमले की मिट्टी न बदल जाए, गमला ही न बदल जाए, ये होती है समर्थकों की इच्छा, जो कुछ भी करा सकती है। ऐसा तो है नहीं, कोई नियम कानून तो नहीं है कि एक पार्टी ने जो घोषणा पत्र बना दिया वही हमेशा रहेगा, उसमें न कुछ जोड़ सकते हो न कुछ घटा सकते हो, ऐसा तो नियम नहीं है ना। इसी बात की, इसी उम्मीद की, इसी अपेक्षा की सकारात्मक ढंग से बात आगे बढ़ा रहा है पुष्कर जी। तो विपक्ष पहले ही हारा हुआ है, विपक्ष अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, और वो लड़ाई केवल और केवल उसके अस्तित्व की है कि 2024 में वो रजिस्टर में नाम लिखा सके कि हम भी चुनाव में थे, हम भी चुनाव लड़ रहे थे। रही बात मुस्लिम मतदाताओं की, तो इसी को लेके क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई एथेंटिक तरीका नहीं है अपने घटक दलों के साथ बतियाने के लिए या प्रूव करने के लिए कि मुसलमान उसके साथ खड़ा है। ये हमारा आपका परसेप्शन हो सकता है, लेकिन कोई रिजल्ट ये शो नहीं कर रहा है। और विधानसभा का अगर कोई मुझे उदाहरण दे, तो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। आप तेलंगाना के नतीजों को पैन इंडिया नहीं देख सकते, इसलिए तेलंगाना का जो नतीजा है मुसलमानों के वोटों को लेकर, वो आपको उत्तर प्रदेश में होते हुए नहीं दिखाएगा, समाजवादी पार्टी के रहते हुए आपको बिहार में नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से मुसलमान कहां है वो अपना मतदाता देखेगा। इंडिया अलायंस के अंदर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मुसलमान मतदाताओं के वोटों को लेकर, बंटवारे को लेकर जो एक बड़ी फांस है, और शायद यही वो फांस है कि जो कांग्रेस वर्सेस ऑल अदर रीजनल पार्टीज विद इन द इंडिया अलायंस करा रही हैं, जो आप रोज देख रहे हैं। जी, तो मेरे ख्याल से काफी बड़ी बात आपने कह दी कि मुस्लिम मतदाता, जैसे जो वी शुड वेट फॉर द मैनिफेस्टो कि क्या नया आने वाला है, और टेक्निकली भाजपा क्या सामने रखेगी अपने पुराने संकल्पों को जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और मैनिफेस्टो नहीं लाती भाजपा, सदैव संकल्प पत्र लाती है। संकल्प मतलब कि भैया ले लिया संकल्प तो भैया होना है, करना है। और वही बात मोदी जी अपने नए नारे में कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, जो बोल दिया है वो तो होना है। जी
मैंने घोषणा पत्र इसलिए किया कि ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग घोषणा पत्र नाम के शब्द की है। नहीं ऑफ कोर्स, हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जरा नजदीक से जानते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें ही पता है। हाँ, मैं आपको करेक्ट नहीं कर रहा था, मैं बस ये बात कह रहा था कि भाजपा क्या सोचती है अपने उस मैनिफेस्टो को लेकर। दूसरी बात ये कि जो कंटेक्स्ट सेटिंग है कि गमले में गोभी की जो बात हो रही है, वो पी चिदम्बरम ने अपने आईटीआर में बताया था कि करोड़ों रुपए उन्होंने गमले में गोभी उगाकर पैदा की है और एग्रीकल्चरल इनकम दिखा के अपनी टैक्स सेविंग की थी, ये सर्वविदित है। तो वो जो एक प्रक्रिया है, वो एक जो ब्रेजननेस है करप्शन का, कि वो करोड़ों रुपया जो है इस तरीके से बता रहे हैं कि हमने पैदा किया है और उसको मान लिया जाता है, और उनकी आईटीआर में उनकी ऐसे इनकम दिखाई जाती है जो नॉन टैक्सेबल थी। ये चिदम्बरम ने किया था, और इसी प्रकार के कुछ कुकृत्य जो है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जी के भी, ठीक है। वही पूरी धारा बदलने जा रही है। ऐसे ही उनको डर है कि वो करप्शन, वो आराम से एंजॉय करना, वो सब अब सब खत्म होने जा रहा है। तो और मेरे ख्याल से अवनीश सर, आपको भी किसी अन्य चैनल पर आपकी आवश्यकता है वहां पर, तो यदि मैं दादा से क्लोजिंग कमेंट लेता हूं और अब हम इसको रैप अप करते हैं। जी मैंने आपको मैसेज कर दिया था, आप अपनी सुविधा अनुसार बातचीत जारी रखें, कोई इशू नहीं, मैंने आपको जी, मैसेज। अच्छा। तो नहीं, मैं फिर मेरे ख्याल से बात हमारी करीब करीब है। मैं दादा से जरूर क्लोजिंग एक रिमार्क लूंगा कि पुष्कर दा, ये सारी बात हो रही है विपक्ष की और मोदी जी की। विपक्ष जब तक सत्ता में था तब तक उसका जो घृणित पक्ष है वो सामने नहीं आया था, क्योंकि उनकी पावर, उनके रिसोर्सेज ने बहुत कुछ ढक रखा था। विपक्ष जब सत्ता से बाहर हुआ है, क्लेश हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं, कुछ लोग शांत हो गए, कुछ लोग जमीनी हकीकत को समझ गए, कुछ लोगों ने, कांग्रेस ने खासकर, अपने कपड़े फाड़ के नंगा होना शुरू हो गए लोग। और फिर कई लोग कहते हैं कि भारत को भी एक विपक्ष की जरूरत है, इसीलिए इन लोग को मजबूत बनाए रखना है। तो क्या विपक्ष के नाम पे ऐसे घटिया व्यवहार और व्यक्तित्व वाले लोगों को, भाई भारत में नया विपक्ष हो जाएगा पैदा, ऐसी कौन सी बात है? जरूरी थोड़ी है कि इन्हीं लोग के मारे विपक्ष का जिंदा रहना जरूरी है, या इन्हीं के घटियापन को हम जिंदा रखें बिकॉज कि विपक्ष के नाम पे हम जिंदा रखें। ऐसा जरूरी है क्या? अगर ये विपक्ष ध्वस्त होता है, खत्म होता है, बह जाता है, तो नया विपक्ष आएगा, कहीं से तो आएगा भाई यार। देखो ऐसा है कि ये कभी नहीं हुआ, ना आज तक हुआ है, ना आगे हो। विपक्ष को जिंदा रखना या विपक्ष को बढ़ाना या विपक्ष को सुदृढ़ करना की जिम्मेदारी जनता की कभी नहीं होती। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्वयं विपक्ष की होती है। और जब समझदार विपक्ष होता है तो जो सत्ता पक्ष जीत रहा है, सत्ता पक्ष के तरफ जनता है, तो वो वहां उसमें खोट निकालता है, वहां कमजोरी देखता है। यहाँ तक सवाल इस बात की है कि अभी भी हम अभिजात, भारत का विपक्ष जो एक अभिजात वर्ग, ये जो है हमेशा स्लो डाइज होता है, और इस विपक्ष का मरना ही उचित है। ये 5 साल बाद आया या अब कितने बाद आया, कोई निकल के आएगा। ये जिम्मेदारी इस विपक्ष का भारत की राजनीति में खत्म होना इसलिए आवश्यक है कि भारत के समाज को ठीक होना है, तो इस विपक्ष का जो है अंतिम संस्कार होना आवश्यक है। कारण यह है, इस विपक्ष ने इन 10 सालों को सीखा नहीं। यदि विपक्ष ने अपने अंदर ये झांका होता, विपक्ष ने अपने आप की कमियों को दूर किया, सोचती या ये सोचती कि हम क्यों अलग कर दिए गए, तो निश्चित रूप से कोई भी अच्छा विचारक होता, कोई अच्छा प्रैक्टिकल राजनीतिक होता, तो वो कोर्स करेक्शन करता। कोर्स करेक्शन हमेशा जनता जो है स्वागत करती है, चाहे किसी कर ले। लेकिन यदि कोई राजनीतिक अपना कोर्स करेक्शन करता है, भले वो अपनी मूल वादे से पलट रहा हो या मूल अभिव्यक्ति से पलट रहा हो, जनता उसको देर सबेर में जो अपने दोनों हाथों से लेती है, एक अवसर जरूर देती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है इस भारत का, या सौभाग्य, लोग दुर्भाग्य में सौभाग्य है कि हमारा जो विपक्ष है इतना मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है कि उसके पास अपने कपड़े फाड़ने के अलावा कोई और उसके पास है नहीं। क्योंकि चक्कर ये है कि वो रात सोता है, सपना देखता है, कि सपने के बाद जब उठता है तो फिर लगता है कि अरे सब सपने में तो हम ये कर रहे थे, सामने हकीकत ये है। तो फिर उसको जो है अपने को ही नग्न करने का उसके पास दूसरी की तो रहती नहीं। तो मेरा ख्याल जो है कि यदि विपक्ष अनिश्चित रूप से आएगा, विपक्ष नए वातावरण में आएगा, 24 के चुनाव के बाद जो है राजनीतिक वातावरण बहुत ज्यादा लोग, जो भारत की जनता जितना सोच भी नहीं पा रही, उससे ज्यादा बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूं। क्योंकि जो है
अधिकार की राजनीति से ज्यादा कर्तव्य की राजनीति जनता के सामने होगी, और उस कर्तव्य की पृष्ठभूमि में जो निकल के आएगा विपक्ष में, वो जो है भारत के लिए जो है वर्ष के सेवार्थ होगा और उसका उज्जवल भविष्य होगा आगे। लेकिन जो ये पीढ़ी है, जो हम देख चुके हैं, जो सत्ता में, इसका जो है ये अंतिम परिणति में जा रहा है। और मैं बड़े ही विश्वास से इस बात को कहता हूं और मानता हूं कि ये विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला, नहीं, इस स्थिति में तो नहीं रहे। जी, तो दादा ने अपना क्लोजिंग रिमार्क दिया है मणिशंकर अय्यर के टोन में कि नहीं मोदी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। खैर, वो कुछ वैसा ही टोन की याद आई। एनी विच वे, सो थैंक यू दर्शकों, और अवनीश सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, पुष्कर सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें समृद्ध करने के लिए। मतलब ये बातें, एक एक बात से बात निकलती है। और अवनीश सर जी प्लीज। हाँ बोलिए अवनीश। उंगलियां दो हैं, दादा की भी है लेकिन मेरी पहली है। तो दादा ने जैसे कहा ना कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी आपके दर्शकों को, प्रारब्ध के इस मंच पर दर्शकों को बहुत अनोखी सी चीज लगेगी। किसी राजनीतिक विश्लेषण के दौरान अब तक परंपरा ये रही है कि इनकी सत्ता नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, ये सत्ता बड़ी पक्ष बात। के लिए करता है। संभवतः ये बिरला उदाहरण है, और भारतीय लोकतंत्र की एक ये नई शैली आप देख रहे हैं, जो कि मतदाताओं के आशीर्वाद से ही मिली है, कि आज एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये विपक्ष नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये एक नए तरह का लोकतंत्र है, और लोकतंत्र नए तरीका का नहीं है, लोकतंत्र वही है, लेकिन 2014 से भी पहले वही लोकतंत्र था, वही मतदाता थे। 2014 के बाद तो उत्तरोत्तर वही मतदाता हैं। तो ये संभवतः मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ, और मुझे दादा सैल्यूट टू यू, ये आपने बिल्कुल एक नई चीज दी, क्योंकि पॉलिटिकल जब चीजों को एनालाइज किया जाता तो अब तक यही रहा है कि सत्ता पक्ष इनका नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन विपक्ष नहीं रहेगा। लेकिन उस बीच में सकारात्मक बात यह है कि हालांकि दादा ने उसको शुरू में दुर्भाग्य कहा, बाद में करेक्ट कर लिया कि नहीं, वो सौभाग्य है भारत का कि इस तरह का विपक्ष हो। तो उस बीच में संदीप जी आपकी बात वो ज्यादा अच्छी है जो निकल के आई, जिसको दादा ने भी इंडोर्स किया कि विपक्ष आ जाएगा, ऐसी कौन सी जल्दी है। सही बात। एक मैं अंत में जो बात मैं कहना चाहता था वो क्या, ये वाकई मेरे लिए बड़ा दुख भरी बात है। जब मैंने कहा कि विपक्ष नहीं रहेगा, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का ऐसा नहीं हो, लेकिन हम जिस काल विप्लव काल में है, जो आगे की चुनौतियां भारत के साथ के नहीं, भारत की जनता के सामने आने वाली है समाज में, उसके लिए ऐसा विपक्ष ना हो तो ज्यादा बेहतर। जी सही है, क्योंकि इनका ये केवल जो है ये केवल ये आग लगा सकते हैं, आग जले हुए मकान में पानी डाल के बुझा नहीं सकते इनको। अभी देख लीजिएगा आप मेरी बात को कि 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा के दिन से लेकर चुनाव तक केवल उपद्रव ही उपद्रव होगा, चाहे मुंह से हो, चाहे सड़क पे हो। जितनी असभ्य बातें हो सकती हैं वो होंगी, जितना राजनीतिक रूप से आदमी गिर सकता है वो होगा, जितना मानसिक रूप से आदमी अवसाद में सकता है वो आएगा। ये सब आप होते हुए देखेंगे, जिसका असर उनकी जो उस विपक्ष के साथ जो खड़े लोग हैं उस पर पड़ेगा। और हम सब यही है, आप 3-4 महीने में ही देखिएगा होते हुए 24 चुनाव पहले। इसलिए ये सब जो है इनका समाप्त होना ही बेहतर है, क्योंकि विकट स्थितियों के लिए बहुत स्पष्ट चीज सामने होना बड़ा आवश्यक है। जी, और आपकी जो बात है उसमें मैं अपनी बात कहते हुए इसको कंप्लीट करूंगा कि ये हम न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की शुरू होगी, जो सड़क पे उतरेगी पूरब से पश्चिम तक, और साथ में श्री राम मंदिर के जो कार्यक्रम हो रहे हैं देश में, तो हमने देखा है कि श्री राम नवमी के जुलूस पर किस तरीके से पत्थरबाजी होती है, और हम ये देखेंगे कि अब ये दोनों आमने सामने सड़क पर जब आएंगे तो यहाँ क्या होने वाला है। तो वही दादा कह रहे हैं, अगले 3 महीने में देखेंगे। विपक्ष का जाना इसलिए भी क्योंकि शायद पुष्कर सर विपक्ष के लोगों का चरित्र जानते हैं, उस पूरे समाज की मानसिकता जानते हैं कि वो और कुछ नहीं कर सकते, वो कोर्स करेक्शन भी नहीं जानते हैं कि वो कोर्स करेक्शन कौन सा कोर्स है जो करेक्ट करना है, शायद उनको वो भी एक आइडिया नहीं है। खैर, तो दर्शकों
हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये बातें जरूरी लग रही हो, सही लग रही हो, तो चैनल सब्सक्राइब करें और दादा की बात, अंतिम बात जरूर सुने। दादा, मैं यहाँ पर अंतिम बात में यही कहूंगा कि जब मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका हो और वेंटिलेटर पे है, तो क्या फायदा 50,000 रुपए महीना अस्पताल पड़ते हुए चला सालों महीनों खींचते रहो। हाँ ठीक है, मल्टी वो ऑर्गन युद्ध, फेलियर हो चुका है विपक्ष का, इसलिए उसका जल्दी जितनी समाप्त हो जाए, ताकि हम जो है अच्छे भविष्य के, विपक्ष का अच्छा भविष्य देख सके, क्योंकि ये जी लोकतंत्र की सही बात आवश्यकता है, एक अच्छे विपक्ष की। जी। तो अवनीश सर, एक आप भी अपनी बात कह दें इसी में, अगर कुछ मन में आ रहा है आपके, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा दादा ने अच्छा बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट किया। और अच्छा। कुल मिलाकर के आज की इस चर्चा से एक नई राजनीतिक अवधारणा विश्लेषण की हम्म वो की। आखिर सोचिए, हालांकि है लोकतंत्र के लिए, दादा ने कही दिया, ये दुख का विषय है, लेकिन हम्म, जहां राजनीतिक परिचर्चाओं में ये होता है कि सत्ता पक्ष रहेगा कि जाएगा, यहाँ बात ये हो रही है कि विपक्ष रहेगा कि जाएगा। ये भी दिन देख रहा बहुत बड़ी बात। है। ये आपने जो जिस निकाला, ये बड़ी बात है। और जिसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें, कमेंट्स में जरूर बताएं नए विषय और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।